Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So today we are going to discuss the chapter test solution for gravitation chapter. So first question is, when an apple falls from a tree, so four options है, only earth attracts the apple, only apple attracts the earth, both the earth and apple attracts each other, none attracts each other. तो यहाँ पे क्या है कि apple is falling towards the earth. तो सिंपल सी बात है, क्यों फॉल हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओनली अर्थ इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट या फिर एप्पल. हमें एप्पल का मोशन दिखाई दे रहा है बट बोथ आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. हमें क्यों एक्सेलरेशन अर्थ का दिखाई नहीं देता? बिकॉज इट्स मास इज वे मोर देन द मास ऑफ अ एप्पल, एन एप्पल. सो उसका एक्सेलरेशन इज वेरी स्मॉल. एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल इज अ लार्ज वैल्यू, दैट्स वाई हमें उसका एक्सेलरेशन दिखाई देता है. बट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन. अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, उनके मासेज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा. बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है? द शेप ऑफ बॉडीज. तो शेप ऑफ बॉडीज पे डिपेंड नहीं करेगा. वॉट एवर इज द शेप ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ द बॉडी, gravitational constant, mass of the two bodies, gravitational constant and distance between their centers. Question number 3, when the medium between two bodies changes, force of gravitation between them. तो इस केस में क्या है कि आपके पास फोर्स क्या आता है? G m1m2/r² एंड G इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो इसमें से कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है. G इज़ अ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा. M इज़ अ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा. डिस्टेंस इज़ अ कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं होगा. तो जो फोर्स है इट रिमेन्स अनचेंज्ड या रिमेन्स सेम. SI यूनिट ऑफ कैपिटल G इज़, SI यूनिट क्या है कैपिटल G की? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. G को हम क्या लिख सकते हैं? G कैन बी रिटन एज F/r² डिवाइडेड बाई m1/m2. So this is Newton meter square divided by kg². So answer will be first option, Newton meter square per kg². Fifth question, the value of universal gravitational constant changes with change of place, does not change from place to place, become more at night, become more during the day. No, gravitational constant is a constant. It does not depend on anything. It remains same universally. Next question, the value of acceleration due to gravity on Earth's surface is, it is simply 9.8 meter per second square. Question number, next question, the acceleration due to gravity has the same value everywhere in space, has the same value everywhere on the Earth, varies with the latitude on the Earth, is greater on Moon because it has smaller diameter. So acceleration due to gravity की अगर हम बात करें तो ये सेम तो नहीं है, स्पेस में हर जगह सेम नहीं है. अर्थ के एकदम किनारे किनारे अगर हम बात करें अर्थ सरफेस के, तो वहाँ पे उसकी कांस्टेंट वैल्यू है. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे इट वेरीज. तो लैटिट्यूड के साथ जी की वैल्यू वेरी करती है. और अगर हम मून पे जाते हैं तो मून पे जी की वैल्यू कम हो जाती है. यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, द रेशियो ऑफ टाइम टू रीच द ग्राउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून विल बी. तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया है और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था. टाइम कितना लगता है? इट इज़ √2h/g. अगर दोनों जगह से हमने, जैसे ये एक केस हो गया मून का, तो T मून टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द सरफेस ऑन मून विल बी 2 × h/g ऑन मून. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? T ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू √2h डिवाइडेड बाई g ऑन अर्थ. सो अब ये दोनों चीज़ें तो सेम ही हैं. इसका मतलब Tm डिवाइडेड बाई Te, वैसे हमें निकालने क्या कहा है? रेशियो ऑफ द टाइम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून. तो T अर्थ डिवाइडेड बाई T मून विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस. तो दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो क्या आएगा? √g ऑन मून डिवाइडेड बाई √g ऑन अर्थ. सो ये किसके इक्वल आएगा? G ऑन मून क्या होता है? 1/6 टाइम्स ऑफ द G ऑन अर्थ. तो अगर हमने इसको G ऑन अर्थ को G लिया तो ये क्या हो जाएगा? G/6. ये तो बताया है ना आपको. तो क्या आ जाएगा? 1:√6. 1:√6 ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, I don't remember the question number because this paper is not yet prepared. It is, I just have the question numbers, questions.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ प्लैनेट एग्जिस्टेड हुज मास एंड रेडियस वर बोथ हाफ ऑफ द अर्थ, मास भी आधा और रेडियस भी आधी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस वुड बी। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm/r²। दिस इज द मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। मास को भी हमने किया हाफ, ठीक है, मास को भी किया हाफ और इसको भी किया हाफ, रेडियस को भी, और इसको हमने लिया है, ये है अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये है Gme/r², मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अब हमारे पास दूसरा प्लैनेट है, उस पर हमें निकालना है कि वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ पे मास क्या है उसका? अर्थ के मास का हाफ, और रेडियस क्या है? अर्थ के रेडियस की हाफ। सो ये क्या बन जाएगा? Gme/r², यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 2। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा? 2 × Gme/re²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर विल बी ए। Next question, a ball is thrown vertically upwards. The acceleration due to gravity is in the direction opposite to the direction of its motion, is in the same direction as the direction of its motion, increases at it comes down, becomes zero at the highest point. तो अगर हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो लगभग अर्थ के जो हम लोग जी कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर करते हैं उसी रेंज में रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप इतनी स्पीड हाथ से तो दे नहीं पाएंगे कि वो बाहर निकल जाए या बहुत ऊपर चला जाए, 10 किलोमीटर ऊपर चला जाए। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक तो कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट का या बॉल का मोशन ऊपर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है, तो कैसा होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कितना मैटर उस ऑब्जेक्ट में है। सो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स? नो। रिफर्स टू इट्स इनर्शिया? नो। सेम एज इट्स मास बट इट एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स? नो। क्या होता है? द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। दिस इज दी वेट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। वेट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द प्लेस? नो। एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस? नो। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस। वेट क्या होता है? m इंटू स्मॉल जी। m इंटू स्मॉल जी। नेक्स्ट, द मास ऑफ बॉडी इज मेजर टू बी 20 kg ऑन द अर्थ। मास अगर 20 kg है, इट्स मास ऑन मून विल बी। तो अभी हमने मास मेजर किया है, कितना है? 20 kg। तो मास कहीं भी जाओगे चेंज नहीं होगा, वो तो आपकी बॉडी में कितना मैटर है उसको बताता है ना, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, वो उतना ही रहेगा, 20 ही रहेगा। नेक्स्ट, सो आंसर विल बी 20 kg। अ हैवी स्टोन फॉल्स ए फास्टर देन अ लाइट स्टोन, स्लोअर देन अ लाइट स्टोन, विथ सेम एक्सेलरेशन एज लाइट स्टोन, नन ऑफ दीज। तो एक्सेलरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट हो, 10 किलो का ऑब्जेक्ट हो, 1 किलो का ऑब्जेक्ट हो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज पोस्टुलेटेड बाय। किसने बनाया था? इट वॉज गिवन बाय न्यूटन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल बॉडीज रिपेल ईच अदर इन दिस यूनिवर्स? नो। आर अर्थ डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अर्थ का भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 8.9। 8.9 नहीं है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। सारी के सारी बॉडीज कुछ भी हो, तब तो आप पेपर ले लो, एक पंख भी ले लो, अगर एक आप किसी छोटे से पक्षी का, तो वैक्यूम में तो क्या होगा? देयर वॉन्ट बी एनी एयर रेजिस्टेंस। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जी एक्सेलरेशन से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिरेंगे, तो सेम रेट से दे विल बी कमिंग डाउन। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, एट द सर्फेस ऑफ अर्थ ओनली। बाकी ऑप्शन तो एकदम किसी काम के ही नहीं है। एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कहीं पे भी हो, इट एग्जिस्ट, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि जैसे मासेस कम हैं, बहुत ही कम मासेस हैं, जैसे मी एंड दिस बोर्ड, देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स राइट नाउ, बट देयर इज अ फोर्स, बट इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following forces is responsible for the flow of water in rivers? Force of friction, gravitational force, electrostatic force, magnetic force.
अगेन इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वाटर थोड़ी ना फ्लो हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देयर आर लेवल्स, है ना, ऊपर से जब रिवर का जहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ से वो नीचे आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, और इट कीप्स ऑन मूविंग। तो देयर आर मोर रीजन्स ऑल्सो, बट वो फ्लूइड में आएंगे। अभी अगर हमें ऑप्शन से जाना हो तो इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, मैग्नेटिक नहीं, तो आंसर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। फिफ्थ, if the distance between two masses be doubled then the force between them will be, again force क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, G m1 m2 by r square। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि what we have done that if the distance between two masses be doubled, डिस्टेंस को अगर हमने डबल किया, ठीक है, तो यहाँ पे पहले r स्क्वायर था, डबल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। न्यू केस में क्या होगा, G m1 m2 बाई 4r स्क्वायर, तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू f/4, क्योंकि ये बाकी बचा हुआ क्या है, f, तो क्या हो जाएगा, देन द फोर्स बिकम्स 1/4 टाइम्स, f/4 हो गया, 1/4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। सो nature of the interacting bodies, no, size of interacting bodies, no, mass of interacting bodies, no, it does not depend on all these three. Next, the ratio of SI unit to CGS unit of G is, ratio of SI unit to CGS unit of G is, तो अब देखो अगर हम लोग बात करें G की यूनिट्स की, तो G की यूनिट्स क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ G। तो यहाँ पे जो ये जो यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, दिस इज इन एसआई यूनिट। इसी को अगर हम लोग सीजीएस में लिखेंगे तो न्यूटन की जगह क्या आएगा, डाइन आएगा। शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया है, डाइन के बारे में, या फिर आप इसको क्या करो, इसको भी ब्रेक कर लो। ये क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये टोटल क्या बन गया, ये यहाँ से एक केजी कैंसिल, सो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी सेकेंड स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट। इसी को सीजीएस में अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर, here we will have centimeter cube divided by gram, here we have gram and second square। अब हमें इसका रेशियो निकालना है कि इसका रेशियो क्या आएगा, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, क्या है, where is the question, the ratio of SI unit to CGS unit will be। so अगर हम लोग G को SI में लिखते हैं, this is in SI and this is in CGS। एसआई में लिखते हैं तो यूनिट्स इस तरीके से लिखी जाएंगी, सीजीएस में लिखते हैं तो ऐसे लिखी जाएगी। अब जैसे आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अगर हम लोग डायरेक्टली उसमें लिखें तो क्या होगा, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मुझे इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट दीज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर तो जैसा का वैसा रहेगा। तो इफ़ यू राइट दिस इन सीजीएस, ये हो गया एसआई में और ये हो गया सीजीएस में। इफ़ यू राइट इट इन सीजीएस तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ये हो जाएगा 10⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ग्राम सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ what we can write, 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 6 माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब बाई ग्राम सेकेंड स्क्वायर। So we have 6.67 into 10⁻8, correct, centimeter cube divided by gram second square. So this value is in CGS, this value is in SI and this value is in CGS. So ratio of G in SI divided by G in CGS will be equal to, यहाँ पे क्या वैल्यू है, 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻8, ये क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 10⁻3। सो द रेशियो ऑफ यूनिट, रेशियो ऑफ जी इन SI to CGS will be 10⁻3. So this is in option D. Next, a body falls freely from some height towards the earth with uniform speed, uniform velocity, uniform acceleration. Uniform acceleration, G is the value of that particular uniform acceleration. Next, 1 gram weight is equal to,
ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन के पेपर में भी था, जो सेल्फ इवेल्युएशन वाला पेपर था, चैप्टर टेस्ट। तो क्या है हमारे पास है ग्राम वेट या फिर केजी वेट, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपना जो डिफाइन करते हैं ना, ये एक्चुअल में जो मशीन है वो क्या रीड करती है, वेट रीड करती है, ठीक है। तो अगर हमें बोला गया कि 10 ग्राम वेट, 10 ग्राम वेट, इसका मतलब क्या होगा, इसका बेसिकली मतलब है हम वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो ग्राम वेट है वो आपको ये बताएगा कि जैसे 10 ग्राम वेट अगर है तो जो 10 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो उस पर कितना वेट लगेगा। वेट मतलब फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स दी अर्थ अट्रैक्ट्स दी ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू, तो 1 ग्राम वेट, अब हमें केजी वेट के बारे में पता है क्योंकि हमारे पास जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू क्या है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सब कुछ एसआई में हम यूज़ कर रहे हैं ना। तो अगर हमारे पास 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना न्यूटन फोर्स लगेगा या कितना न्यूटन वेट लगेगा उस पर, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी। कितना आएगा, 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 1 kg वेट है इसका जो करस्पॉन्डिंग 1 kg वेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इट विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब अगर 1 kg वेट का जो करस्पॉन्डिंग वेट है, जो वैल्यू है न्यूटन में, केजी वेट का सीधा सा मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ग्राम के या किलोग्राम के या उस मास के ऑब्जेक्ट पे कितना वेट लगेगा। तो ग्राम वेट इज द यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। ग्राम वेट इज द यूनिट ऑफ वेट। ग्राम वेट इज नथिंग बट, मतलब किलोग्राम वेट, बेसिकली किलोग्राम वेट इज द यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। और 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू कितना होता है, 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वेट, है ना। वेट क्या है, एक फोर्स ही है, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वेट। लेकिन 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। तो वैसे ही अगर हम ग्राम वेट की बात करें तो ग्राम को पहले हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम मतलब 0.001 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम वेट अगर 9.8 न्यूटन होता है तो 0.001 किलोग्राम वेट विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1 ग्राम वेट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 इंटू 0.00001 न्यूटन। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना है 0098 न्यूटन, है ना। करेक्ट है ना, 0.0098 न्यूटन, ठीक। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी विच इज थ्रोन अप इज। तो अब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो। आंसर ±9.8 भी हो सकता है, मतलब ±9.8 वैसे हो सकता है कि अगर आपने, एक केस हो सकता है आपने ऊपर प्लस लिया तो उस केस में -9.8 होगा। एक केस हो सकता है कि आपने नीचे प्लस लिया तो +9.8 होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे थ्रोन अप लिखा है तो जनरली टेंडेंसी ये होती है कि हम लोग जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उस तरफ पॉजिटिव लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी कहाँ है, ऊपर है। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, इट विल बी डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड होगा तो इट विल बी नेगेटिव -9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर वेरीज विथ फोर्स एज। तो हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो आंसर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ शार्प निडल ऑन अ सरफेस इज मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लंट निडल। ये तो एकदम बेसिक कॉमन सेंस है ना, बाकी आप पढ़ लेना ऑप्शंस। नेक्स्ट, if a force of 10 Newton acts on two surfaces, area in the ratio 1:2, then the ratio of thrust will be. So thrust पूछा है हमें, प्रेशर नहीं पूछा है। तो thrust is nothing but the force। तो फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो thrust भी 10 न्यूटन ही होगा। प्रेशर अगर हमसे पूछता तो प्रेशर होता किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में, लेकिन thrust तो 1:1 रेशियो में ही होगा। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ मर्क्यूरी which exerts the same pressure as 20 centimeter of water column is. So please leave this question, this is not in your syllabus, by mistake this was added in the paper. Next, pressure varies with area, inversely proportional 1/A. Next, a force of 50 Newton is applied on a nail of area 0.001 square centimeter, then the thrust is again the force which we are applying, so 50 Newton. Next, the SI unit of pressure is, SI unit is Pascal. Next, the pressure exerted by a liquid
ऑफ डेंसिटी D एट डेप्थ H विल बी। तो यहाँ पे क्या है ना, इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन के बारे में या इस कंसेप्ट के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, बट स्टिल यू कैन डू इट फ्रॉम दी ऑप्शंस। आप कैसे चेक कर सकते हो, आप यूनिट्स चेक करो। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके यूनिट्स प्रेशर से मैच कर रही है, बाकी की प्रेशर से मैच नहीं कर रही है। इफ़ वी टॉक अबाउट दी फर्स्ट ऑप्शन, तो क्या है, ऊपर प्रेशर की यूनिट पहले क्या है वो देख लेते हैं। प्रेशर की यूनिट है पास्कल, या फिर हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर ये मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी kg डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, h डिवाइडेड बाई dg, है ना, h डिवाइडेड बाई dg, वेयर h इज द हाइट या डेप्थ, d इज डेंसिटी और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया मीटर हाइट। डेंसिटी क्या है, इट इज kg पर मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम, और ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, व्हाट विल गेट, दिस इज मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर बाई kg। ये तो मैच कर ही नहीं रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आई विल इरेज दी बोर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है HDG। अब यहाँ पे क्या है, मीटर इंटू kg बाई मीटर क्यूब इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। सो ये और ये मिलके इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया kg बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ मैचिंग, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से आप थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो कुछ आंसर आप कहाँ से कर सकते हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट दी ऑप्शंस। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल पता नहीं है, स्टिल यू कुड डू इट। सो ऐसे क्वेश्चन नीट में, जेई में बहुत सारे, जेई मेन वगैरह में आते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब आ जाते हैं कभी कभी, कि आपको डायरेक्टली आपको कंसेप्ट ना भी पता हो, फिर भी आप कॉमन सेंस से या ऑप्शन से जा करके आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट इज नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स, सो SI यूनिट विल बी न्यूटन। नेक्स्ट, प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड इन। सो शायद इसमें से आपको पता ना हो, बट आप अगेन ऑप्शन से जा सकते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको ये आंसर पता है। पास्कल, ये भी पता है। बार इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बट वो शायद आपको पता ना हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पता हो, बट यू नो दैट फोर्थ ऑप्शन kg वेट इज द यूनिट ऑफ वेट, इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो डायरेक्टली आप उसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अपथ्रस्ट ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वुड, लेस देन द वेट ऑफ द वुड, मोर देन द वेट ऑफ द वुड, 0। तो हम ये देखते हैं कि वुड को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो इट विल बी फ्लोटिंग, वो नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब नीचे वाला जो फोर्स है उससे ज़्यादा उस पर ऊपर फोर्स लग रहा है, राइट। इसलिए जो नीचे वाला फोर्स है उससे ज़्यादा ऊपर लग रहा है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स क्या है, इट इज़ वेट। तो उस पर अपथ्रस्ट जो लग रहा है, इट इज़ मोर देन दी वेट ऑफ द वुड। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का जो वेट है उतना उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता है। नेक्स्ट, सो आंसर क्या होगा, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस जितना फ्लूइड हुआ है उसका जो वेट होता है उसके इक्वल। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मैंने आपको बताया था जो रिलेटिव डेंसिटी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट इज़ यूनिटलेस, इट डज नॉट हैव अ यूनिट। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इज 0.6, इट फ्लोट्स इन वाटर विथ। अब यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम उसका इनसाइड वाटर रहेगा या आउटसाइड वाटर रहेगा, आपको ये बताना है। सो क्वेश्चन जो हम देख रहे थे, रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी इज 0.6। इसका मतलब जो भी है रिलेटिव जो भी है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू है 0.6। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल पक्का डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, लेकिन कितना फ्लोट करेगा, कितना उसमें वो डूबा रहेगा, इमर्ज रहेगा, वो हमें बताना है। तो अगर फ्लोट करेगा इसका मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ % ऑफ वॉल्यूम जो कि पानी के अंदर होगा। तो अब यहाँ पे हम उस पर क्या करेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स निकालेंगे। भाई वो तो पहली चीज़ फ्लोट करेगा और उसका कुछ पार्ट ऑफ वॉल्यूम ही पानी के अंदर रहेगा, स्टिल इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। इसका मतलब अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू द वेट। तो इसका वेट कितना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटीरियल इंटू इट्स टोटल वॉल्यूम इंटू जी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू
अपथ्रस्ट फोर्स, करेक्ट है ना, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब अपथ्रस्ट फोर्स अगर हम लगाएं तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। इन दोनों को इक्वेट करो, क्या आएगा, तो रो मटेरियल इंटू रो वी इंटू जी इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू वी डिस्प्लेस्ड इंटू जी। सो दिस विल गेट कैंसिल, और यहाँ पे रो एम बाई रो डब्ल्यू इज 0.6 वी इज इक्वल टू वी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा, या कितना वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ही वॉल्यूम इमर्स हुआ है, तो कितना वॉल्यूम इमर्स होगा 0.6। 0.6 मतलब 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम विल बी इमर्स्ड इन दी वाटर। ठीक है, 60% वॉल्यूम इनसाइड वाटर। नेक्स्ट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube, देन डेंसिटी ऑफ सिल्वर विल बी, अगेन सेम चीज़ आपको यूज़ करना है। यहाँ पे नया क्या आ गया, इट इज़ 10.5। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10.5 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना बन जाएगा, 10500 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, अ बॉडी फ्लोट्स विथ 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर एंड 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड लिक्विड, देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज। तो हमें दो केस गिवन है कि हमने एक बार उसको पानी में डाला और एक बार हमने उसे किस में डाला, वी हैव पुट इट इन दी लिक्विड। फर्स्ट केस हमने उसको रखा है वाटर में, सेकेंड केस हमने उसको रखा है लिक्विड में, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें बोला है 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड वाटर, तो यहाँ पे उसका v/3 वॉल्यूम ही इमर्स होता है और यहाँ पे 3v/4 वॉल्यूम इमर्स हो जाता है, 3v/4 वॉल्यूम डूब जाता है। तो हमें बताना है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है। तो अब उसका जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल कुछ होगा या फिर वेट ऑफ मटेरियल कुछ होगा, लेते हैं W। अब उस पर अगर ये फ्लोट कर रहा है विथ v/3 वॉल्यूम इमर्स्ड इनसाइड, एक मिनट, फ्लोट्स v/3 फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब कितना इमर्स हुआ है, 2v/3, और यहाँ पे 3v/4 आउटसाइड वाटर एंड आउटसाइड लिक्विड, इसका मतलब v/4 कितना है, इनसाइड लिक्विड। तो यहाँ पे अगर वेट इतना है तो वेट शुड बी इक्वल टू आर अपथ्रस्ट फोर्स। सो अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, रो ऑफ वाटर इंटू जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है कितना, 2v/3 इंटू जी। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, W इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू v/4 इंटू जी। क्लियर है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो रो ऑफ वाटर इंटू 2v/3, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग, रो एल डिवाइडेड बाई v/4। यहाँ से हमारे पास आया v से v कैंसिल, सो रो एल बाई रो वाटर इज इक्वल टू आया रो एल बाई रो वाटर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 8 डिवाइडेड बाई 3। ओके, और यहाँ पे हमें उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना है ग्राम में, तो ग्राम में हमें पता है रो ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इससे हमारे पास आ जाएगा रो एल इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको इधर लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ सिलेंडर ऑफ वुड फ्लोट्स वर्टिकली इन वाटर विथ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ आउट ऑफ वाटर। ठीक है, वर्टिकली हमने उसको पानी में फ्लोट कराया है, फ्लोट हो रहा है, 1/4 ऑफ इट्स लेंथ आउट ऑफ वाटर, 1/4 बाहर है, 3/4 अंदर है। द डेंसिटी ऑफ वुड इज, ठीक है, अगर 1/4 क्या है, बाहर है और 3/4 अंदर है, इसका मतलब वॉल्यूम भी उसी तरीके से होगा, 3/4 जो है वॉल्यूम अंदर है, 3/4 वॉल्यूम इज इनसाइड, 1/4 वॉल्यूम इज आउटसाइड। सो डेंसिटी ऑफ वुड हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वुड इनटू, या फिर वुड के लिए आई विल राइट मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू इसका टोटल वॉल्यूम v इंटू जी, ये क्या हो गया, इसका वेट हो गया। और अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब जो अपथ्रस्ट है दैट विल बी इक्वल टू वेट, तो ये है वेट, और अपथ्रस्ट कितना लगेगा, रो ऑफ वाटर इंटू जितना डिस्प्लेस किया है वॉल्यूम, 3/4 इंटू वी इंटू जी। अगेन ये कैंसिल होंगे, हमें निकालना है डेंसिटी निकालना है। ओके, सो रो ऑफ m विल बी इक्वल टू, रो ऑफ मटेरियल विल बी इक्वल टू रो ऑफ वाटर विच इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 3/4। सो कितना आ जाएगा, 3/4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज
0.75. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इज, सो फर्स्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो हमें पता ही है. वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो मान लो हमने सब्सटेंस और वाटर दोनों का वॉल्यूम वी ले लिया, तो व्हाट विल राइट, यहाँ पे वेट हमें लिखना है ना, तो वेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंटू वॉल्यूम, ये हो गया उसका मास इंटू जी. दिस इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस. ऑफ सेम अमाउंट का या सेम वॉल्यूम का वाटर लेना है, उसका वेट क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी. अगेन क्या आ गया, दिस डिवाइडेड बाई दिस. नेक्स्ट, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाई लॉस ऑफ वेट इन वाटर. ठीक है, लॉस ऑफ वेट इन वाटर, तो उसका एयर में कितना वेट होगा, किसी भी मटेरियल का एयर में कितना वेट होगा, तो मटेरियल की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाई लॉस ऑफ वेट इन वाटर. तो कितना वेट उसका लॉस होगा, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ वेट क्या आ जाएगा, सो इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, अगेन वी. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ वेट कितना आता है, अपथ्रस्ट के बराबर. अपथ्रस्ट कितना होता है, रो ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी. अगेन क्या आ जाएगा, रो एम डिवाइडेड बाई रो वी. सो जो फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है वहीं पे पहुंच गए हम. सो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, ए बी सी ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट, Archimedes principle is used to first design ships, design submarines, design lactometers. So answer is all of them. सबको डिज़ाइन करने के लिए Archimedes principle का यूज़ होता है. So these are the question of chapter gravitation. So I hope आपको सारे क्लियर होंगे और लगभग सारे बन भी गए होंगे, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जो आपको शायद ना बन पाया हो, जो कि मैंने कहा है कि जस्ट लीव दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो बाकी क्वेश्चंस वर इजी और ठीक ठाक थे, अच्छी प्रैक्टिस भी हमने की है. सो दिस इज़ इट, थैंक यू.